बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से वो कंप्लीट होने वाली है। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 भी छोटा सा ही है, ये भी हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें कुछ टॉपिक हैं, वो एक साथ ही हम डिस्कस कर लें। पेज नंबर 256 से ये कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या होता है, इंडस्ट्रियल स्मोक क्या है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, एसिड रेन क्या है, इनको ज़रा हम देख लें। फिर उसके बाद अगली वीडियो का टॉपिक जो है केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, दूसरी स्फेयर आएगी ना हमारे एटमॉस्फेयर की। पहली लेयर हमारे एटमॉस्फेयर की, उसके बाद जो 11 किलोमीटर तक है, और उसके बाद 11 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो दूसरी लेयर आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलें जल्दी से शुरू करें। ऑटोमोबाइल पोल्यूटेंट्स, ऑटोमोबाइल पोल्यूटेंट्स and the catalytic converter ऑटोमोबाइल किन को कहा जाता है? गाड़ियों को कहा जाता है। किसी भी किस्म की गाड़ियां हो एक जगह से दूसरी जगह जो जा रही हैं। पोल्यूटेंट्स वो चीज़ें जो कि पोल्यूशन का बाइस बन रही हैं। तो ये जो गाड़ियां हैं ये भी पोल्यूशन फैला रही हैं, ठीक है। और अब ये गाड़ियों से क्या निकल रहा है? गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, और धुएं के अंदर क्या है? गैसेस हैं, डेंजरस गैसेस। इनको पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब साइंटिस्ट बरादरी जो है उन्होंने बोला है कि अब इसका क्या हल किया जाए, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है इसका क्या किया जाए। तो उन्होंने ये फिर ये कैटालाइटिक कन्वर्टर बना दिया। ये कन्वर्टर सिंपली सिर्फ ये काम करता है कि वो जो हार्मफुल गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस पहले प्रोड्यूस हो रही थी कंबस्शन इंजन्स के अंदर, कंबस्शन की वजह से गैसोलीन के या दूसरी फॉसिल फ्यूल्स की मदद से, उनको जो है वो यूज़फुल गैसेस में कन्वर्ट कर देना है। कैटालाइटिक कन्वर्टर है ना, उन गैसेस में कन्वर्ट कर देना कि ये जो हार्मफुल गैसेस हैं ये यूज़फुल गैसेस में कन्वर्ट हो जाएं, और अब जो धुआं बाहर निकले वो धुआं जो है वो उसके अंदर हार्मफुल गैसेस ना हो, नुकसानदेह गैसेस ना हो, बल्कि फ़ायदेमंद जो है वो गैसेस हों। तो क्या किया कि इंजन्स के अंदर ये डिवाइस लगा दी गई जिसका नाम है कैटालाइटिक कन्वर्टर। इसके नाम से ही पता लग रहा है आपको, ये कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कार के इंजन को ले लेते हैं। कार के अंदर गैसोलीन जिसको नॉर्मली हम पेट्रोल कहते हैं, ये गैसोलीन जो है वो क्या हो रही है? ये बर्न हो रही है, ठीक है। ये क्या हो रही है? बर्न हो रही है, मतलब कंबस्शन हो रही है इसकी। और इसके नतीजे में जो डेंजरस गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड है और दूसरी नाइट्रिक ऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बहुत जो है वो डेंजरस किस्म की होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। अच्छा, ये जो हैं डेंजरस हैं, दोनों की दोनों जो कि प्रोड्यूस हो रही हैं। गाड़ियां हैं, मिसाल के तौर पे कार, उसमें इंजन लगा हुआ है। इंजन कौन सा है? इंटरनल कंबस्शन इंजन ये कहलाता है। क्यों कहलाता है भाई? क्योंकि इंटरनली इसमें कंबस्शन हो रही है। किस चीज़ की? वो जो पेट्रोल आप डाल रहे हैं उसकी कंबस्शन हो रही है। उसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा हो रही है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी पैदा हो रही है। लेकिन ये कंप्लीट कंबस्शन नहीं है, ये बात याद रहे, ये पार्शियल कंबस्शन है। अगर कंप्लीट कंबस्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। तो बहरहाल अब इसका क्या निकाला गया हल? इसका निकाला गया हल कि ये कैटालाइटिक कन्वर्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया गया। अब वो क्या करेगा कि इन केस अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है इंटरनल कंबस्शन इंजन में पार्शियल कंबस्शन की वजह से,
तो ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदेह नहीं है, हाँ अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाए वो नुकसानदेह है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से तो प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं ना, तो ये तो फ़ायदेमंद है। तो बहरहाल कार्बन मोनोऑक्साइड के मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा काम क्या हो रहा है इसके अंदर, दूसरा काम ये हो रहा है कि ये जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर देगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो हमारे पास ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, इसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा। तो हो गया मसला हल। अब जो आपके कार के अंदर या दूसरे ऑटोमोबाइल्स के अंदर इंटरनल कंबस्शन इंजन्स हैं, जिनमें जो पार्शियल कंबस्शन हो रही है, उसके नतीजे में ये कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा हो रहे हैं। अब आपकी गाड़ियों में ये कैटालाइटिक कन्वर्टर लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में, ये कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस में और वाटर वेपर्स में। तो ये चीज़ें जब एनवायरनमेंट में जाएंगी तो कोई इतने ख़ास प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है भाई। अब इंडस्ट्रियल स्मोक दूसरा टॉपिक भी हम देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल स्मोक, इंडस्ट्रियल स्मोक, ये स्मोक बेसिकली होता क्या है, पाकिस्तान में भी आपने कई दफ़ा सुना होगा। इंडस्ट्रियल का मतलब तो ये है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला स्मोक है ये, या इस स्मोक की वजह जो है वो इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, फैक्ट्रीज़ बन रही हैं, उनमें जो कुछ भी हो रहा है उसका नतीजा ये स्मोक है। लेकिन ये बेसिकली स्मोक होता क्या है, ये मिक्सचर है, किसी एक चीज़ का मिक्सचर नहीं है। इस मिक्सचर के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं, वाटर, इसमें वेपर्स भी हैं। देखिए मैं आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, सॉलिड लिक्विड गैस, भाई उसी की बात हो रही है। तो ये स्मोक जो है, इसमें ये ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉलिड भी है, जिसमें लिक्विड भी है, जिसमें गैस भी है। सॉलिड किस शक्ल में है, डस्ट की शक्ल में। लिक्विड किस शक्ल में है, वेपर्स की शक्ल में। और गैस तो गैस की शक्ल में होगी। तो ये असल में तीनों स्टेट्स का मिक्सचर होता है ये स्मोक जो है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी तफसील लिखी हुई है यहाँ पर कि ये स्मोक क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, एरोसोल्स, सल्फर डाइऑक्साइड, एरोसोल्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये इनका मिक्सचर है, ठीक है भाई। अच्छा, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर भी बताया गया कि इसका कलर जो है वो ब्राउन येलो कलर का होता है, ब्राउन येलो कलर का ये होता है। और एक लेयर सी जो है वो खिंच जाती है, एक लेयर सी ये खिंच जाती है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जो है वो क्या हो रहा है कि ये शायद धुंध आई हुई है, सर्दी का मौसम है, बड़ा अच्छा धुंध फैली हुई है। भाई वो धुंध नहीं है, वो स्मोक है जो धुंध जैसी, फॉग जैसी आपको लग रही है, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं इसके अंदर, जैसे कि इसमें मेटल ऑक्साइड भी होता है, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स भी इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो हमारे पास सॉल्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स भी हमारे पास इसमें होते हैं। अब ये देखें, ये सारे ये मेटल ऑक्साइड्स हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, एरोसोल्स, किसी भी किस्म के एरोसोल्स, कलेक्टिवली एरोसोल्स उनको कहा जाता है जिस जैसे परफ्यूम होता है या एयर फ्रेशनर है, आप उसका बटन प्रेस करते हैं तो गैस सी निकलती है बाहर। तो ये जो गैस सी बाहर निकल रही है, बॉडी स्प्रे ले लें या एयर फ्रेशनर ले लें या कोई भी स्प्रे ले लें, आप उसको जब प्रेस करते हैं तो लिक्विड सा जो बाहर निकलता है, ठीक है। इसी तरह इस ऐसी सारी चीज़ों को एरोसोल्स कहा जाता है, ठीक है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि वॉलेटाइल हैं, ठीक है,
वेपर्स की शक्ल में जो है हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं। तो ये सारी की सारी इन सब का मिक्सचर होता है बेसिकली, जिसको स्मोक जो है वो कहा जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, इसको भी ज़रा देख लें। नंबर 3 टॉपिक है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में वार्मिंग हो रही है, पूरी दुनिया गर्म हो रही है। अब आप कहेंगे पूरी दुनिया सर, पोलर रीजन्स हैं जहाँ बर्फ़ पड़ती है, डेजर्ट एरियाज़ हैं जहाँ गर्मी पड़ती है। भाई हमारी अर्थ के ऊपर कहीं ठंडे इलाके हैं, कहीं गर्म इलाके हैं, लेकिन इस सर्दी गर्मी का अगर एवरेज लिया जाए ना, तो एवरेज टेम्परेचर जो है ना वो बनता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये एवरेज टेम्परेचर है। लेकिन अब ये एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, और इसी इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, इंक्रीमेंट इन एवरेज टेम्परेचर को, इंक्रीमेंट इन एवरेज टेम्परेचर, इंक्रीमेंट इन एवरेज टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कोई आपसे पूछता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है भाई, आप बताएं। इंक्रीमेंट इन एवरेज टेम्परेचर, हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसके अंदर इजाफा हो रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है, ठीक है, वो बढ़ रहा है। अच्छा, अब इसके पीछे वजह क्या होती है? इसके पीछे वजह होती है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये इफ़ेक्ट क्या है? इफ़ेक्ट मतलब असर। असर, कोई एक अच्छा इंसान होगा, नेक इंसान होगा, तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? उसका इफ़ेक्ट अच्छा ही होगा, आप उसकी तरफ जाना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, ठीक है। और अगर एक बुरा इंसान होगा, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? बुरा ही होगा, आप उससे दूर रहना चाहेंगे। तो अच्छाई और बुराई का रिज़ल्ट, इफ़ेक्ट जो है वो क्या है कि आप या तो उसके पास जा रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है, तो ये भी कोई असर है, ये भी कोई रिज़ल्ट है। किसकी वजह से? और इस इफ़ेक्ट को आप ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ गैसेस की वजह से ये इफ़ेक्ट जो है वो नज़र आ रहा है हमें, और उन गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये ख़ास किस्म की गैसेस हैं जो कि हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारी गाड़ियाँ पैदा कर रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेस इनको कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस। ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, असल में ये वजह हैं, ठीक है। क्या वजह है किस चीज़ की? अभी बताता हूँ। ये इसकी वजह है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की। अब ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में क्या चक्कर है? कुछ लोग इसको जो है वो मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो ज़रा इस बात को समझिएगा। ग्लोबल वार्मिंग तो हमारे पास इंक्रीमेंट इन एवरेज टेम्परेचर है, और ये ख़तरनाक है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है ये पॉजिटिव है, अच्छा है, बुरा नहीं है ये। और ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये भी बुरी नहीं हैं, ये भी अच्छी हैं। लेकिन कब तक? पानी भी तो अच्छा है भाई। आप 1 गिलास पानी पी लें, 2 गिलास पानी पी लें, अगर आप 15-20 गिलास पानी पी लेंगे तो उसका असर क्या पड़ेगा? बुरा ही पड़ेगा ना। ऑब्वियस सी बात है, आपने बैलेंस आउट कर दिया, आपने उससे ज़्यादा आगे चले गए, लिमिट क्रॉस कर दिया आपने। अब वो पानी जो आपके लिए अच्छा था, वो पानी जिसका इफ़ेक्ट आपके लिए अच्छा था, अब नुकसान का बाइस बन रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं इनका इफ़ेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता था पहले, अब नहीं होता। पॉजिटिव होता था पहले, और इससे क्या होता है? अर्थ का क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट ऑफ अर्थ, क्लाइमेट ऑफ अर्थ, हमारी अर्थ का क्लाइमेट जो है वो बेहतरीन रहता है। हमारी अर्थ जो है वो हॉट, गर्म रहती है, ठीक है। और इसका एवरेज टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है।
तो पहले तो ये होता था कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं वो भी देख लें आप। मीथेन गैस है, ठीक है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, और वाटर वेपर्स, वाटर वेपर, ये वाटर वेपर्स की शक्ल में जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है ना, तो कलेक्टिवली इनको ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कहा जाता था, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस का इफ़ेक्ट जो था वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता था, और इसकी वजह से आपकी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता था, और आपकी अर्थ जो है वो नॉर्मल हॉट रहती थी, नॉर्मल हॉट। और इसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ सस्टेन करती थी सारे ऑर्गेनिज़म्स की, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, एनिमल्स हैं, इंसान हैं, पौधे हैं, सब के सब खुश थे, बैलेंस मामला चल रहा था। अब क्या हो गया, अब हमने, हमारी एक्टिविटीज़ ने इन गैसेस को ज़्यादा रिलीज़ करना शुरू कर दिया एनवायरनमेंट में। मीथेन गैस जो है ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, वाटर वेपर्स जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा अब एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। तो क्या होगा, अब ये हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस ही, लेकिन पहले जो मामला सही चला रही थी ये कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड ही था, जिस पे सारी लाइफ खुश थी। अब जब इनमें इजाफ़ा हो गया है तो अल्टीमेटली इन ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफ़ा हो गया है, तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में भी इजाफ़ा होगा। और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या था, एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और अब जो है ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ना शुरू हो गया है। तो इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में इजाफ़ा हुआ है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब इसके नुकसानात क्या हैं, पोल्स या एंटार्क्टिका में वो जो बड़े बड़े बर्फ़ के ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। हमारे समंदरों में जितना पानी है ना, ठीक है, उस पानी में इजाफ़ा हो रहा है, क्योंकि एंटार्क्टिका में जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतने टनों के हिसाब से वहाँ बर्फ़ मौजूद है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, एवरेज टेम्परेचर दुनिया का बढ़ने की वजह से वो बहुत तेज़ी के साथ मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, और वो पिघलने के बाद वो लिक्विड वाटर कहाँ जाएगा, समंदरों में जाएगा। उससे समंदरों का जो नॉर्मल लेवल है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से सुनामी वगैरह आ रहे हैं, तूफ़ान आ रहे हैं। आए दिन आप सुनते रहते हैं कि समुद्री तूफ़ान, सुनामी आ गया, ये आ गया, कैटरीना आ गया, पता नहीं कौन कौन से तूफ़ान समंदरी अब आ रहे हैं। क्यों, समंदर का जो है वो नॉर्मल जो लेवल था पहले वो बढ़ गया है। अब कितना नुकसान होता है दुनिया में। तो ये सारी की सारी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये काम कैसे करती हैं, इस ज़रा फिनोमिना को भी आप समझ लीजिए। बाकी तो आपको समझ में आ गया ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये भी आपको समझ में आ गया। ग्लोबल वार्मिंग के पीछे जो है ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है ये मौजूद है, इसमें इजाफ़ा मौजूद है। और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में इजाफ़ा किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये काम होता कैसे है, आखिर इन गैसेस का किरदार क्या है, क्या कर रही हैं ये, तो ये मैं बताता हूँ। सनलाइट, सूरज की रोशनी जो ज़मीन पर पहुँच रही है ना, सूरज की रोशनी जो सनलाइट पहुँच रही है, ये जो मीथेन गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये हमारी अर्थ है, इससे टकराने के बाद सनलाइट जो है वो वापस चली जाती थी स्पेस में, ठीक है, वापस चली जाती थी स्पेस में। ये जो मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, पहले इनकी कंसंट्रेशन, इनकी मिकदार जो है वो नॉर्मल थी। अब क्या है, अब एबनॉर्मल है। अब क्या है, अब एबनॉर्मल। लेकिन इन गैसेस का हमारे अर्थ के टेम्परेचर से ताल्लुक़ क्या है, आपको पता है सनलाइट जब आ रही होती है तो सनलाइट जो है असल में दो चीज़ों का, दो किस्म की एनर्जीज़ का मजमूआ है। सनलाइट के अंदर हीट भी है और लाइट भी है, ऐसा ही है ना, आपको गर्मी भी लगती है। तो सनलाइट जब टकराती है अर्थ से और टकरा कर वापस जा रही होती है, तो ये जो मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है,
वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। इनकी मिकदार क्योंकि नॉर्मल थी, तो ये जो सनलाइट टकरा कर जब वापस जाती है तो इसके अंदर इसकी जो हीट है, हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। हीट को क्या करती है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन क्योंकि इनकी क्वांटिटी जो है वो नॉर्मल थी पहले, तो ये नॉर्मल हीट को ही एब्जॉर्ब कर सकती थी और उससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता था, ठीक है। अब जो है, जब इनकी मिकदार में इजाफा हो गया है, तब ये सनलाइट जो टकरा कर वापस जा रही है, तो वापस जाते हुए इनसे टकरा रही है सनलाइट, और ये क्योंकि ज़्यादा मिकदार में है तो ये ज़्यादा मिकदार में हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा मिकदार में हो गई ना, तो ये ज़्यादा मिकदार में हीट को एब्जॉर्ब कर रही हैं। ये किरदार है इनका। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, आगे देखें और क्या है इसके अंदर। कैटालाइटिक कन्वर्टर को भी हमने डिस्कस कर लिया, हमने जो है वो इंडस्ट्रियल स्मोक को भी डिस्कस कर लिया, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, इसको भी डिस्कस कर लिया। एसिड रेन, एसिड रेन, रेन जो है वो एसिडिक हो चुकी है, तेज़ाबी हो चुकी है। रेन के अंदर तेज़ाब आ कहाँ से गया, एसिड आ कहाँ से गया। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं ना, फैक्ट्रीज़ से निकलने वाला, इंडस्ट्रीज़ से निकलने वाला जो धुआं है, जो स्मोक है, उसमें बड़ी मिकदार में ये आपके एटमॉस्फेयर में ये जा रही हैं, तीनों गैसेस बहुत ज़्यादा मिकदार। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई डाई डाई, ये जा रही हैं एनवायरनमेंट के अंदर। अब जो ऊपर से बारिश बरसती है उसके अंदर क्या है, H2O, पानी यही है ना, H2O। ये H2O जब इससे रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में क्या बनता है, HNO3, ये नाइट्रिक एसिड कहलाता है। यही H2O जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो उससे क्या बनेगा, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और यही H2O जब इस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो इसके नतीजे में बनेगा कार्बोनिक एसिड, H2CO3। तो ज़मीन पर अब ये बारिश पहुंच रही है, तो ज़मीन पर बारिश पहुंचने से पहले ही हवा में मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो गई नाइट्रिक एसिड में, सल्फ़र डाइऑक्साइड वो कन्वर्ट हो गई सल्फ्यूरिक एसिड में, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो गई कार्बोनिक एसिड में। तो ये हो गया ना एसिडिक। ये जो बारिश हो रही है ये है आपकी एसिड रेन। क्या है ये आपकी एसिड रेन है। अब इसके नताइज हम क्या भुगतते हैं, इसके नताइज बहुत सारे हैं भाई, दो चार जो यहाँ पर ख़ास हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके रिज़ल्ट्स क्या निकलते हैं, इसके रिज़ल्ट्स ये निकलते हैं, सबसे पहले तो एसिडिटी ऑफ रिवर्स। आपके दरियाओं में जब ये एसिड रेन आपके दरियाओं में, हमारे दरियाओं में जब जाएगी तो एसिडिटी रिवर्स की इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। मतलब आसान लफ्ज़ों में पीएच वैल्यू जो है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। पहले नॉर्मल पीएच लेवल था हमारे रिवर्स का, अब जो है पीएच लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो गया, बढ़ गया, ठीक है, इसी एसिड रेन की वजह से। तो रिवर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। सॉइल जो है हमारी, सॉइल, इसका भी पीएच लेवल होता है एक, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सॉइल का पीएच लेवल डिस्टर्ब होगा, इससे क्या डिस्टर्ब हो जाएगी, क्रॉप्स की प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। और अगर एसिडिटी ऑफ रिवर्स का पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा तो इससे एक्वाटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। एक्वाटिक लाइफ, समुद्री हयात, पानी में रहने वाली जितनी ज़िंदा चीज़ें हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर, पीएच लेवल जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा और पड़ रहा है। और हमारी ज़मीन पर क्रॉप्स की प्रोडक्शन में भी फ़र्क पड़ रहा है इस एसिड रेन की वजह से। अच्छा, और क्या है, इसके अलावा बिल्डिंग्स जो हैं वो बुरे तरीके से ख़राब हो रही हैं। इंडिया के अंदर आगरा में जो ताज महल है मार्बल का बना हुआ, उसका कलर
फेड हो रहा है इस एसिड रेन की वजह से। पहले वो शाइनिंग था, बिल्कुल शाइन करता था, ठीक है, मार्बल ज़बरदस्त उसमें लगा हुआ था, लेकिन अब वो मार्बल का कलर डिम हो रहा है। क्यों? बारिश हो रही है, एसिड रेन, और वो एसिड जो उस रेन में मौजूद है वो उस मार्बल को ख़राब कर रहा है। इसके अलावा कंक्रीट जो है, कंक्रीट जिससे हमारी बिल्डिंग्स बनती हैं, वो भी इस एसिड रेन की वजह से ख़राब हो रहा है। इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर जो है, एक और पॉइंट लिख लें, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी टॉक्सिक हो रहा है और पीने के काबिल अब नहीं रहता। आपको पता है ज़मीन के अंदर से भी हम पानी निकालते हैं ना, पीने के इस्तेमाल में आता है, बोर करते हैं, तो वो पहले तो बोर करते थे वो पानी मीठा निकलता था, अब कैसा निकल रहा है पानी? खारा निकल रहा है, सॉल्टी निकल रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। तो भाई इसके पीछे वजह ये एसिड रेन है, ठीक है भाई। अगला जो टॉपिक है हमारा पार्ट 4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। 11 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे, 50 किलोमीटर के दरमियान जहाँ पर ओजोन गैस मौजूद है उसको देखेंगे, प्रोडक्शन देखेंगे, डिस्ट्रक्शन देखेंगे, ओजोन लेयर की कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं उनको देखेंगे, कौन से केमिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हमारी ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, उसमें कमी आ रही है, और उसके कमी आने से क्या नतीजे निकल रहे हैं, क्या इफ़ेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको देखेंगे, ठीक है भाई। वाटर पोल्यूशन, वाटर एनालिसिस, आसान टॉपिक है एक ही वीडियो में। फिर उसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री है, ये चैप्टर भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। 4 सेल्फ असेसमेंट्स हैं इसके अंदर, वो भी इंशाल्लाह उसके बाद देख लेंगे हम, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।